लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर ये भी सीखा था कि वर्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वर्क ज़ीरो कब होता है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे बाय डिफरेंट फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या वर्क डन है और नॉर्मल रिएक्शन का क्या वर्क डन होता है, फ्रिक्शन का, टेंशन फोर्स का, एक्सटर्नल एजेंट का। तो हम पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के वर्क डन पढ़ेंगे। कांस्टेंट फोर्सेस भी होंगे और वेरिएबल फोर्सेस भी होंगे, उनके वर्क डन पढ़ेंगे। तो जब इन सब के वर्क डन हम पढ़ लेंगे तब जाके हम वर्क और एनर्जी के थ्योरम में आएंगे और सीखेंगे कि वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कैसे इसको आगे यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि mg का जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जो mg का फोर्स लगा है उसने वर्क डन कितना किया है ये हमें निकालना है। तो जैसे मान लो कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर हमने कोई ब्लॉक रखा तो हमें पता है कि इसके ऊपर mg का फोर्स नीचे लग रहा है। हो सकता है कोई और फोर्स भी लगे जो उस ब्लॉक को ऊपर ले जाए, बट हम उस दूसरे फोर्स में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। हम mg के फोर्स ने कितना वर्क डन किया है वो निकालना चाहते हैं। और मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि हम किसी भी फोर्स का जब वर्क डन निकालते हैं तो बस हम उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं। बाकी फोर्सेस अपने अपने वर्क डन कर रहे होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ mg के फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हैं। अब अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन से चलता हुआ ऊपर की तरफ आ जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगने के कारण या जैसे भी, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आ जाता है और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो h के बराबर है, तो आप ये कह सकते हो कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए और वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी इंटू एच, माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वर्क डन माइनस एम जी इंटू एच लिख देंगे। ठीक है भाई, अगर ऐसा होता कि ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ जाता, ठीक है, अभी नीचे से ऊपर गया था, हो सकता है कि ब्लॉक ऊपर से नीचे आ जाता। तो ब्लॉक अगर ऊपर से नीचे आता तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता एच का, और अगर ऊपर से नीचे आता तो फोर्स mg का नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही तरफ होते हैं तो वर्क डन F इंटू एस या mg इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक ऊपर गया तो वर्क डन माइनस mgh का हो गया, और वही ब्लॉक अगर नीचे आता है तो वर्क डन प्लस mgh का हो जाता है। अब देखेंगे कि अगर ब्लॉक किसी और सरफेस में है, अभी चलो ऊपर और नीचे की बात हो गई, हो सकता है कोई इंक्लाइन सरफेस हो, उसमें वर्क डन देखना है। तो एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस में ब्लॉक मान लो पहले यहां पे था और फिर स्लिप करता करता यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक इस तरीके से इस डायरेक्शन में स्लिप करता है और नीचे पहुंच जाता है। हमें यह पता करना है कि कितना वर्क डन किया है mg के फोर्स ने। मान लो ये डिस्टेंस जो है वो l का है। हमें ये पता है कि जो mg का फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो mg का फोर्स डाउनवर्ड हो गया। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर हम जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट इसको कहा जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है l के बराबर। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप कह सकते हो कि ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। और वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम कहते थे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स है mg का, डिस्प्लेसमेंट है l का, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम है 90 माइनस थीटा। तो एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा mg l साइन थीटा। ठीक, अच्छा, अब अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ये लेंथ l के बराबर है, ये एंगल थीटा है, तो क्या इस लेंथ को, इसको अगर मैं h कहूं
तो क्या एच को हम एल साइन थीटा कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? हाइपोटेनियस एल है, ये थीटा है, सामने वाली साइड एल साइन थीटा हो जाएगी, और सामने वाली साइड अगर एल साइन थीटा हो जाएगी तो हम इसको कह देंगे एम जी इंटू एच। क्या समझ में आया इससे हमें? आप ये समझें, अगर हम ये कहते हैं कि mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये ब्लॉक भले ही किसी भी सरफेस में जाए, इसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आते आते यहां से यहां आया है, लेकिन इसने स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट आते आते कितनी हाइट नीचे आया है हमें खाली ये देखना है। तो अगर mg का फोर्स डाउनवर्ड है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि डाउनवर्ड कितना नीचे आया है, और अगर ये लेंथ h के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो जाएगा mg का फोर्स इंटू h का डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप इस बात को जनरलाइज कर सकते हो कि ये किसी भी सरफेस में है, और अगर इस कोई भी ब्लॉक है या पार्टिकल है, ये इस सरफेस में मूव करता हुआ आता है, तो अगर ये पार्टिकल नीचे गिरता हुआ आ रहा है इस रास्ते में, हमें ये पता है कि mg का जो फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कितना चलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इस पोजीशन तक नीचे ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये h वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, ठीक है, क्योंकि mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगर ये h वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो वर्क डन को आप सिंपली mg इंटू एच लिख सकते हो। ठीक है, वही अगर इसका उल्टा होता कि ये किसी रास्ते पे चलता हुआ नीचे से ऊपर गया होता, यहाँ पर है, और ये अगर इस रास्ते पे चलता हुआ ऊपर गया होता, तो आप ये कहते कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट अब ऊपर की तरफ लिया जाएगा, और मैंने जैसे कहा कि आपको सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड देखना है कि कितना गया है। तो mg का फोर्स इसमें नीचे की तरफ अभी भी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कितनी हाइट वो ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमको सिर्फ देखना है कि ये कितना ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल कितना जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्टिकल अगर h ऊपर गया है और mg नीचे लग रहा है, तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं, तो वर्क डन इस केस में माइनस mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई पार्टिकल अगर ऐसी कोई सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, यहां पर पहले था A, ट्रैवल करके आया, पहुंच गया B पर, और फिर यहां से और ऊपर गया और पहुंच गया C पर। ठीक है, अगर इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है, तो A से B तक आते आते ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया होगा? आपको पता है कि mg का फोर्स डाउन लग रहा है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है इसमें कितना नीचे आया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर mg का फोर्स डाउनवर्ड है और ये नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो r के बराबर होगी, तो फोर्स भी नीचे है और मोशन भी डाउनवर्ड हुआ है, तो वर्क डन mgr। वहीं अगर मैं पूछूं कि वर्क डन b से c कितना है, तो b यहाँ पर है, c यहाँ पर है, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और कितना ऊपर गया है? r के बराबर। mg नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन माइनस mgr। और अगर पूछा जाए कि a से c तक का टोटल वर्क डन क्या है, तो आपने a से b निकाला, b से c निकाला, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 आएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप a से c तक का वर्क डन निकालना चाहते हो तो a और c में कोई भी हाइट का डिफरेंस नहीं आया है। हाँ, जब ये पार्टिकल ऊपर जाता या नीचे आता तभी mg वर्क डन करता है, हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में mg का जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम लोग और सीखते हैं अब वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है, इसका जो वर्क होता है, हमें इसके बारे में देखना है कैसे आता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमको पता है कि कांटेक्ट फोर्स है वो तभी लगता है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं। तो मान लो ये एक ब्लॉक है जो कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो जाएगा तो इनके बीच में एंगल आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0 होगा।
वहीं अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रख दें और इस इंक्लाइन प्लेन को हम फिक्स कर दें, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज करें और ये ब्लॉक अगर चल के यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनके बीच का अगर आप एंगल देखें तो ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो अगेन आप कह सकते हो कि जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें मान लो मैं आपसे कहता हूं कि दो ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, और ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चलते हैं। कोई ना कोई फोर्स लगाया गया होगा, मान लो फोर्स लगा, जिसके कारण ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चलते हैं और इनकी फाइनल पोजीशन कहीं यहां पर आ जाती है। ठीक है, अगर हमको ये दिया हुआ है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक वो 10 मीटर के बराबर हुआ है, दोनों ब्लॉक 10 मीटर आगे की तरफ बढ़ गए, तो इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, उसने इन दोनों के ऊपर क्या क्या वर्क डन किए होंगे। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक 1 kg का है, ये ब्लॉक 2 kg का है, जो फोर्स लगा है वो 90 न्यूटन का लगा है, और क्वेश्चन ये है फाइंड द वर्क बाय कांटेक्ट फोर्स between blocks on the two blocks। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का, उसने इन दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर क्या क्या वर्क डन किए हुए। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके ऊपर इधर लग रहा होगा और इसके ऊपर इधर लग रहा होगा। ठीक है, हम लोग ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखा था। कैसे निकालते थे नॉर्मल रिएक्शन? तो पहले हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाते थे और हम कहते थे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ अगर बढ़ेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए, और हम कहते थे कि फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास 1 + 2 × ए। तो 90 न्यूटन का जो फोर्स लगा है ये एक्सटर्नल फोर्स है, जिसके कारण ये टोटल मास 1 + 2 kg का एक एक्सेलरेशन से जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक, फिर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते थे? नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम सिर्फ इस ब्लॉक को देखते थे और हम कहते थे कि ये दोनों ब्लॉक अगर ए से जा रहे हैं तो ये अकेला ब्लॉक भी ए से जा रहा होगा, और इसको ए से ले जाने के लिए यही नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स उसको ले जाता है। तो इस अकेले ब्लॉक के लिए लिखते थे n = फोर्स इज इक्वल टू 2 का मास इंटू एक एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर 30 का है तो नॉर्मल रिएक्शन 60 का आ जाएगा। इस तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते थे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस ब्लॉक को अगर मैं ए कहूं, इस ब्लॉक को बी कहूं, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन ने ब्लॉक ए के ऊपर कितना वर्क डन किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा है और ब्लॉक ए राइट की तरफ गया है। कितना गया है? 10 मीटर। तो फोर्स लगा है लेफ्ट में और डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट में, तो वर्क डन होगा -n × s। ठीक है, -f × s। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है, 60 के बराबर है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 10 के बराबर है, तो ये हो जाएगा -600 जूल। ठीक है, ये ब्लॉक ए पर नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क डन किया। उसी तरीके से ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क डन किया? ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन राइट में ही लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में है, तो +n × s हो जाएगा, तो +60 × 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600 जूल। ठीक है, अगर मैं ये पूछता कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन,
जो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का, इसने टोटल वर्क डन कितना किया है तो वो जीरो हो जाता। ओके, आगे अगर आप इन दोनों को जोड़ते तो इनका जो सम आता वो जीरो के बराबर आता। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, उस नॉर्मल रिएक्शन का जो टोटल वर्क डन आता है वो जीरो के बराबर ही आता है। किसी एक ब्लॉक पर हो सकता है कुछ वर्क डन आए, किसी दूसरे ब्लॉक पर हो सकता है कुछ वर्क डन आए, लेकिन अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा जीरो के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि वर्क डन बाय नॉर्मल, नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं नेट वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन is always zero for rigid system। रिजिड सिस्टम के लिए तो हमेशा जीरो होता है, नॉन रिजिड के लिए हो सकता है कि आ जाए, वो हमें कंसीडर देखना पड़ेगा। रिजिड और नॉन रिजिड में अंतर क्या है? रिजिड और नॉन रिजिड में अंतर ये है कि अगर आप इसको देखें तो ये दोनों ब्लॉक जैसे स्टार्टिंग में दिख रहे थे वैसे ही अभी भी दिख रहे हैं, मतलब कहीं पर इनका शेप और साइज नहीं बदला है, इनके बीच की दूरियां नहीं बदली हैं, ये जैसे कांटेक्ट में स्टार्ट करते थे लास्ट में वैसे ही कांटेक्ट में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, ये रिजिड सिस्टम है। रिजिड बॉडी डायनामिक्स एक अलग चैप्टर है जिसको रोटेशनल मैकेनिक्स भी कहते हैं, वहां मैं रिजिड बॉडी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। तो आप कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे तो वो दोनों मॉलिक्यूल जितनी दूरी पहले थे उतनी दूरी पर बाद में भी हैं, तो ये रिजिड सिस्टम कहा जाएगा। और जब भी सिस्टम रिजिड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के लिए एक पुली का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, और जब हम टेंशन फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं तो बाकी फोर्सेस क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का, ये ब्लॉक है 3 kg का, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। मान लो ये नीचे आता है 2 मीटर, तो डेफिनेटली ये भी 2 मीटर ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि इनमें जो टेंशन का फोर्स लग रहा है उसने क्या वर्क डन किया है। तो इस रस्सी में जो टेंशन टी होगी ये अपवर्ड होगी, और इस रस्सी में जो टेंशन टी होगी ये भी अपवर्ड होगी। टेंशन की वैल्यू दो ब्लॉक सिस्टम के लिए हमने निकाली थी 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो हो जाएगा 2, m1 की वैल्यू है 3 kg, m2 की वैल्यू है 2 kg अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4, 3 12 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 12/5 न्यूटन की टेंशन आ गई। ठीक है, अब अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं, इस ब्लॉक को ए कह देते हैं, इस ब्लॉक को बी कह देते हैं, तो टेंशन के फोर्स ने ब्लॉक ए पर क्या वर्क डन किया। तो ब्लॉक ए पर टेंशन ऊपर लग रही है लेकिन ब्लॉक ए नीचे आ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी इंटू एस। टी कितना लग रहा है, टी की वैल्यू है 12/5, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24/5 न्यूटन जूल। ठीक है, वर्क डन है तो जूल। उसी तरीके से ब्लॉक बी पर टेंशन ने क्या वर्क डन किया। ब्लॉक बी पर टेंशन ऊपर लग रही है और ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ हुआ है, तो टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन यहाँ पे प्लस टी इंटू एस हो जाएगा। टेंशन है 12/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 2, 24/5 जूल। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें कि जो टोटल वर्क डन आया है, ए पर जितना नेगेटिव है बी पर उतना पॉजिटिव है, तो टोटल वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो वो जीरो आता। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि ऐसी कोई भी रस्सी, स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ कभी बदली नहीं जा सकती, उसको हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो कभी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जब होती है
तो उसमें जो भी टेंशन के फोर्स लगते हैं वो टेंशन के फोर्स का जो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं नेट वर्क बाय टेंशन फोर्स is always 0 if string is inextensible। ठीक है, और हम लोग जो भी कंसीडर करते हैं वो हमेशा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही होती है जिसकी लेंथ को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो हमेशा उस रस्सी के लिए जो टेंशन फोर्स का नेट वर्क डन होगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में तब लगता है या दो सरफेस के बीच में तब लगता है जब वो दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है बल्कि टेंडेंसी होती है। तो जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा है, टेबल के ऊपर अगर बॉक्स रख दो तो टेबल को धक्का दोगे तो बॉक्स भी उसके संग स्लिप करके आगे जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लगेगा तो उसका क्या वर्क डन होगा ये निकालना है। यहां पे एक ब्लॉक आ गया, यहां पे दूसरा ब्लॉक आ गया, और ये दोनों ब्लॉक में मान लो मैंने ये कहा है कि ये ब्लॉक है 1 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का, या ब्लॉक जितने भी हो, ब्लॉक ए मैं कह देता हूं, इसको ब्लॉक बी कह देता हूं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया है और फोर्स के लगाने से ये ब्लॉक जब आगे की तरफ जाना चाहेगा तो इसमें जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ये पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन स्टैटिक है तो इसको मैं Fs कह देता हूं, और जितना स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें पीछे लगेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा। ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चलते हुए एक संग बढ़ेंगे और कभी ना कभी आगे जाके कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जब ये दोनों ब्लॉक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गए हैं और इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है तो ये एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा, जिसमें जिसका जो मॉलिक्यूल थे, कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर आप स्टार्टिंग में लेते और वही दो मॉलिक्यूल अगर आप फाइनल भी लेते तो आप कह सकते हो कि उनके बीच में डिस्टेंस नहीं बदला है, तो ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अब अगर यहां से यहां तक पहुंचा है और ये डिस्टेंस जो है वो L के बराबर है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने ब्लॉक ए पर क्या वर्क डन किया है और स्टैटिक फ्रिक्शन ने ब्लॉक बी पे क्या वर्क डन किया है। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि दोनों का ही L के बराबर है, तो ए पर अगर हम देखें तो फ्रिक्शन का फोर्स राइट में लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में ही हुआ है, तो फोर्स भी राइट में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में है, तो वर्क डन हो जाएगा Fs इंटू L का। ठीक है, और वहीं ब्लॉक बी की बात करें तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगा है। मैं इस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है लेफ्ट में, लेकिन इसका भी डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ F इंटू एस हम करते हैं तो ये वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ Fs इंटू L का। अगेन अगर आप टोटल वर्क डन निकालते तो टोटल वर्क डन यहाँ पे 0 आता। ठीक है, और इस बात को आप अगेन जनरलाइज कर सकते हैं कि जो नेट वर्क डन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, नेट वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, जो नेट वर्क डन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो हमेशा 0 होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन भाई लगता तभी है जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है, मतलब ये ब्लॉक इसके ऊपर यहां रखा है तो हमेशा ही यहीं रखा रहेगा, तो ये सिस्टम अपने आप रिजिड बन जाता है। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर मूव करने लगता तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक होता ही नहीं, तब वो काइनेटिक हो जाता। लेकिन अगर मूव नहीं कर रहा है तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये दोनों ब्लॉक कुछ इस तरीके से मिलाकर एक सिंगल ब्लॉक ही हो गए हैं, और ये जैसे स्टार्टिंग में थे वैसे ही फाइनल भी पहुंच रहे हैं। ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है
जिसमें किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कभी नहीं बदल रहा है और इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन 0 होता है। ठीक है, वहीं अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो जो फ्रिक्शन लगता वो काइनेटिक लगता, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता तो अब ये देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या वर्क डन होता है। तो वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स से ये दोनों ब्लॉक इस तरीके से हैं स्टार्टिंग में, और अगर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, मान लो हमने इसके ऊपर ही फोर्स लगा दिया, ये ब्लॉक को यहां पे ना रख के मैं यहां रख देता हूं, मान लो ब्लॉक यहां पे था। अब जब मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहां पे लगने लगेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच गया और ये वाला जो ब्लॉक ऊपर रखा था मान लो वो यहां पहुंच गया। ठीक है, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, ये इसकी सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा है। और अगर ये दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो इस पे फोर्स लगा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक पीछे की तरफ, और इसमें फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक आगे की तरफ। ये दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं ये कह सकता हूं, मान लो ये दूरी x के बराबर है, ठीक है, और ये दूरी जो है ये y के बराबर, तो छोटा वाला ब्लॉक जो है वो x चला है और बड़ा वाला ब्लॉक जो है y चला है। तो अगर हम फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते, इसको अगर मैं a कहता इसको b कहता, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ब्लॉक a के ऊपर, तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगा है और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ एफ के इंटू वाई, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। और वहीं अगर मैं ब्लॉक बी पर वर्क डन निकालता तो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लगा है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है आगे की तरफ, तो वर्क डन हो जाता है एफ के इंटू एक्स, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ बराबर है। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं आएगी अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान दें, और टोटल वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एफ के टाइम्स एक्स वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है, और y क्योंकि x से बड़ा है आप देख सकते हैं, तो ये जो टोटल वर्क डन आएगा ये 0 नहीं आएगा, बल्कि y माइनस एक्स, वाई एक्स से बड़ा है, ये टोटल वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि नेट वर्क डन, नेट मतलब टोटल, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो हमने ये सीखा कि नॉर्मल रिएक्शन का नेट वर्क डन 0 होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन प्लस mgh या माइनस mgh होता है, h वहां पे हाइट होती है, कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। नॉर्मल रिएक्शन का नेट वर्क डन 0 आया था, टेंशन फोर्स का नेट वर्क डन 0 आया था, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन 0 आया था, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका नेट वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, इसलिए उसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक्सटर्नल एजेंट होता है उसका वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन उसमें मैं कुछ स्पेशल केस आपको बताऊंगा जिसमें आपको डायरेक्टली वर्क डन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसमें पहला केस ये है कि मान लो ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है, और जो फोर्स एक ब्लॉक है जो यहां पर था, और फोर्स लगने के कारण ये ब्लॉक इस सरफेस पे चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा सरफेस के टैंजेंशियल लग रहा है। अब देख सकते हैं फोर्स
का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये फोर्स जो है ये हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है। ऐसे केसेस में जहां पे फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगता है सरफेस के, तो आपको ये पता लगाना होता है कि सरफेस की टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, ध्यान देना, अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो आपको टेंजेंशियल लेंथ निकालनी होती है। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये फोर्स जो लगा रहा है उसका नाम है एक्सटर्नल एजेंट, और इस फोर्स के लगने से इस एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया होगा वो F इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे L हम क्या कह सकते हैं, L उस पाथ की लेंथ है जिस पाथ में वो ब्लॉक या पार्टिकल चलता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, इसी में दूसरा आता है, फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब अब चाहे जैसी भी सरफेस हो, ये ब्लॉक अगेन मान लो इस सरफेस में चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जो फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मतलब मान लो फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये ब्लॉक भले ही जिस भी रास्ते पे चल रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल है। ये वैसे ही है जैसे mg के फोर्स के बारे में मैं कहता था, ब्लॉक चाहे जिस भी सरफेस में हो mg हमेशा डाउनवर्ड लगता था। तो हमें कैसे निकालते थे mg का वर्क डन, mg अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो आपको देखना था सिर्फ कि वो डाउनवर्ड कितना आया। उसी तरीके से अगर ये f हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो आपको ये कंसीडर करना है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में ये हॉरिजॉन्टल कितना चला है। और हॉरिजॉन्टल मान लो ये x चला है, तो फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लगा है और हॉरिजॉन्टल अगर ये यहाँ से यहाँ तक x चला है, ऊपर कितना गया इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कहोगे कि इस एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो F इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो दो केसेस मैंने आपको बताए, एक बताया कि जब फोर्स टेंजेंशियल लगता है, फोर्स का डायरेक्शन बदलता जा रहा है तो टेंजेंशियल लेंथ ले लेते हैं, और दूसरा बताया कि जब फोर्स एकदम फिक्स डायरेक्शन में लगता है तो वर्क डन F इंटू एक्स कह सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी तक जो भी फोर्सेस थे वो कांस्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव देखेंगे कैसे उनके वर्क डन होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, और फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी वर्क हमने पढ़े हैं, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम के पहले हमें मुझे एनर्जीज बतानी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी तरीके की होती हैं, और फिर जाके हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में आएंगे। ठीक है।